जय हिंद एवरीवन, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है कैरेट्स? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। इसमें वॉइस वीडियो बहुत आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल संडे था, टेस्ट था, कैसा गया टेस्ट पहले तो ये बताओ, और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? जय हिंद, जय हिंद। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। टेस्ट बढ़िया गया? हाउस लाइफ गोइंग? बढ़िया चल रही, जिंदगी अच्छी चल रही है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, जिंदगी अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। ब्रूस वेन, अरे वाह, ब्रूस वेन वॉज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, है ना? कौन है ब्रूस वेन? किस कैरेक्टर का नाम ले लिया आपने, है ना? चलिए, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। वैभव, रुतिका, पीयूष, मस्त है, सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चीजें हैं। चलिए, वॉइस वीडियो क्लियर है? डर तो लग रहा होगा, डर थोड़ा बहुत लग रहा होगा, ठीक है, डर वर लगता है, ठीक है, वी आर गिविंग एन एग्जामिनेशन, तो डर तो थोड़ा लगेगा। थोड़ा बहुत डर तो लगता है, मैथ्स में डर लग रहा है, मेडिटेशन फास्ट। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वॉइस वीडियो क्लियर है बच्चा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मजा आ गया पढ़ाई करके? ओके अच्छा, ओके। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मतलब जो, हालांकि देखो, नथिंग इज रियल, बट ये जो आते हैं ना कैरेक्टर्स, अपना सुपरमैन आ गया, हल्क आ गया, एवेंजर्स वाले आ गए हैं, स्पाइडरमैन आ गए, मतलब मार्वल्स वाले आ गए हैं, उसमें तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अब तुम बोलोगे सर आप कैसी बात कर रहे हो, बट हाँ थोड़ी बहुत कौन है तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर? बताओ बताओ, थोड़ी सी बात करके आज आगे बढ़ते हैं। इनमें से नहीं, अरे इनमें मार्वल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जय हिंद, जय हिंद। समुद्रगुप्त फेवरेट थानोस है भाई साहब, किसी का थानोस? आयरन मैन है, हल्कू भाई ओके, हल्कू रे, है ना, आजकल बहुत फेमस हो रहा है वो। स्पाइडरमैन, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब, देखो अमेरिका कैसा है ना, अमेरिका ने क्या किया, देखो अमेरिका दुनिया के साथ साइकोलॉजिकली खेलता है। अमेरिकन ने क्या किया कि दुनिया के हर बच्चे को ये यकीन दिला दो कि दुनिया में अमेरिका के जो सुपर हीरोज है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन, एवेंजर्स आ गया। ये क्यों करते हैं अमेरिका पता है? साइकोलॉजिकली, कि जब दुनिया के ऊपर दबाव पड़ता है, जब दुनिया टूटेगी, जब दुनिया पे आपत्ति आएगी, तो अमेरिका सबसे आगे आता है, अमेरिका सबसे महान है। ये साइकोलॉजिकली खेलते तुम्हारे साथ, याद रखना, है ना? तो छोटी सी बात थी ठीक है, जो भी हो, कोई भी नहीं तुम्हारा फेवरेट? चलिए ठीक, मेरे को बैटमैन ठीक लगता है। बैटमैन क्या, इट्स ह्यूमन, उसके जो वो जो काम करता है ना, कभी आप देखना, वो ह्यूमन लिमिट्स के पार जाके, उसके पार जाने की कोशिश करता है, जो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, साइंस के अंदर वो काम करेगा, फॉर अपनी बाइक को अच्छा बनाएगा, कार को अच्छा बनाएगा। उसमें सच कोई सुपर पावर नहीं है, एक इंसान जिस लिमिट तक जा सकता है वो बैटमैन जा सकता है। दैट्स व्हाई ब्रूस वेन, समझ गए होंगे, है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़े, स्टार्ट करें बात करना। अब देखो भाइयों और सारे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, आज की जो टॉपिक है ना, मैं तुमसे आज बातचीत थोड़ी ज्यादा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आज का टॉपिक मेरे हिसाब से बड़ा बोरिंग है। मेरे को बड़ा बोरिंग सा लगता है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है मेरे को ये टॉपिक आके, थोड़ा सा बोरिंग मेरे को थोड़ा सा लगता है आके, थोड़ा सा बोरिंग मेरे को लगता है। ठीक है, तुमको बोरिंग नहीं लगने दूंगा, बट मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लगता है इन द सेंस, क्योंकि इसमें रटना बहुत है यार, इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। इसमें क्या अर्ली रिवॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ये रिवॉल्ट यहाँ पर हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो उसके बारे में बात करना है थोड़ी सी अपने को, है ना? चलिए स्टार्ट करें, चलिए आगे बढ़े ओके चलिए स्टार्ट करें। हाँ, अच्छा मैंने देखा ही नहीं कौन क्या, अरे मत देखो, अच्छी चीज है, कोई नहीं, मत देखो तो अच्छी बात है मेरा क्या, देखो मेरे यहाँ है ना, मेरा भांजा है, मतलब मेरी सिस्टर कभी कभी आती रहती है, तो मेरी सिस्टर केम समटाइम। अब भाई साहब, हमारे जो भांजे साहब है वो बड़े भांजे हैं, दो तीन भांजे हैं हमारे, एक छोटी सिस्टर भी है, एक बड़ी सिस्टर भी है, तो थोड़े से वो ऐसी हैं, तो तुम तो जानती हो बच्चे, और बच्चे जब टीवी चालू करके बैठते तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं, वीडियो गेम्स के बारे में, और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। वो चीजें थोड़ी सी मेरे को फिर देखनी पड़ देती। रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड नहीं देंगे, रिकॉर्डेड देना मजा नहीं आता मेरे को। चलो स्टार्ट करें। हाँ, अब देखो अपन बात करेंगे 1857 से पहले के रिवॉल्ट्स के बारे में। देखो हम 1857 के रिवॉल्ट को तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति, झांसी की रानी, है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे, कमल और रोटी उनका निशान बनेगा। अब 1857 की क्रांति दुनिया में बड़ी फेमस है कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति है साहब, पहली क्रांति, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 से पहले भी कई सारे रिवॉल्ट्स होना शुरू हो गए थे हमारे देश के अंदर। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब रिवॉल्ट क्यों रहे, मेरे को एक बात बताओ। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन होंगे देश में, बहुत आंदोलन होना शुरू हो जाएंगे देश में, हर जगह आंदोलन होगा, हर जगह, और स्पेसिफिकली बंगाल वाले एरिया के अंदर, झारखंड वाले एरिया के अंदर। पर एक सवाल मेरा आपसे कि साहब ये रिवॉल्ट हुए क्यों? अर्ली रिवॉल्ट्स का रीजन क्या लगता है, क्या रीजन है उनको? देखो रीजन नॉर्मली अगर मैं क्लियरली बताऊं, बहुत सारे रीजन यहां पर है, बट कुछ रीजन के बारे में बात करेंगे।
पहला रीजन अंग्रेजों की टैक्सेशन पॉलिसीज, हमने बात करी इनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, देखा आपने, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। इसमें क्या किसानों की तो हालत खराब करी इन्होंने, 90% टैक्स ले रहे, कई बार 60, कई बार 90% टैक्स लिया जा रहा है। तो पहला जो रीजन है वो ये हमारा कि साहब हमारे साथ इन्होंने बड़ा अत्याचार किया, किसानों की हालत खराब कर दी, हमारे पास पैसा नहीं बचा। दूसरी बात, हमारी जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, याद आ गया, पूरा खत्म कर दिया। हम पे 40% टैक्स लगा रहे और अंग्रेजों पे कितना लग रहा है साहब, 0% टैक्स। अब सीधी बात है यार, हमारी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होगी, जिन लोगों का घर ही उससे चलता था वो पूरा कैसे अपने घर को चलाएंगे, वो नाराज है अंग्रेजों से। तीसरी बात क्या होता है कि साहब हमारे देश के अंदर आप देखो, हमारी जो रूरल ग्रामीण सोसाइटी है उसको इन्होंने धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, किसान के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो जमींदार है उसका सपोर्ट करते हैं कई बार, लैंडलॉर्ड्स जो पैसे देके जमीन ले ले, जो पैसे देके आपको माफ कीजिएगा, जो पैसे आपको जमीन के बदले देते हैं उनका सपोर्ट अंग्रेज सरकार कर रही है। तो नॉर्मल आदमी बिल्कुल खराब हो चुका है। इसके अलावा जो जमींदार से पोलीगर क्या है, मैं बताऊंगा क्या होता है। जो पुराने जमींदार थे उनसे भी अंग्रेज सरकारों ने उनकी जमीन छीन ली, याद आ गया, बिडिंग सिस्टम के बारे में बात करी थी। अब जो पुराने जमींदार थे उनकी जमीन अंग्रेज सरकार छीन रही और नए जमींदार को यहां पे दे रही, इससे जमींदार भी नाराज हो गए। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि तो हमारे धर्मों के अंदर में इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, मतलब हमारे धार्मिक मामलों में ये आना शुरू कर देंगे, ये धर्म के बारे में बात करेंगे कि आप ये मत करो वो मत करो। और यहां से हमको लगता है कि देखो ये हमारे विद्रोही हैं। अब जब भी हम इनके बारे में जितने भी रिवॉल्ट हम आज पढ़ने वाले हैं ना, तीन चीजें याद रखना। क्या तीन चीजें? देखो किसी भी रिवॉल्ट के अंदर तीन चीजें याद रखनी पड़ती है और एग्जाम में तो एक ही आती। पहला आता है रिवॉल्ट का कॉज, रिवॉल्ट हुआ क्यों, क्या कॉज। दूसरा रिवॉल्ट का प्लेस कहां हुआ, नोट करना। और तीसरा आता है रिवॉल्ट के लीडर। आई बात समझ में? केवल तीन बातें केवल तीन चीजें याद रखना, रिवॉल्ट क्यों हुआ, नंबर सेकंड रिवॉल्ट हुआ कहां पे, और तीसरा लीडर। इससे आगे कुछ नहीं आता। रिवॉल्ट में कौन मरा, क्या मरा, कैसे करा, इसके बारे में सवाल नहीं आता। सवाल केवल तीन में से एक चीज के बारे में आता, मेजरली लीडर से ही आता है कि सब लीडर कौन था, या प्लेस आ जाता है कई बार। तो याद रखना, कॉज पढ़ेंगे अपन कि भैया रिवॉल्ट हो क्यों रहा है, दूसरा सब मेजर लीडर कौन है रिवॉल्ट के, और तीसरा प्लेस होता कहां पर है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बात करना शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिवॉल्ट के बारे में, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये आपका सन्यासी रिबेलियन जो कि बंगाल में होगा। अब देखो एक सवाल का जवाब मुझे आप आखिरी में दीजिएगा, जितने भी आंदोलन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें 70% आंदोलन बंगाल के आसपास होते हैं, बंगाल या बंगाल के आसपास होंगे। इसका रीजन लास्ट में बताना मेरे को कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई बंगाल इज दैट मच इंपॉर्टेंट। बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों बंगाल है ना। तो याद रखना ये चीज याद रखना, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम इंपॉर्टेंट नहीं इतना, डेट वेट नहीं आती बेटा, डेट वेट इससे नहीं आती, डेट एक्जैक्टली नहीं आएगी किस साल हुआ, ये इतना नहीं आता। मैं देखो कहने के लिए मैं बता दूं कि बेटा डेट याद करना ये करना, सी देयर इज नो नीड ना, अपन क्यों अननेसेसरी चीजें करें, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही अपन पढ़ने वाले। अब पहला आंदोलन विच इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको समझना ध्यान से, ये सन्यासी रिबेलियन जो कि बंगाल में होगा, इसे फकीर रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता। तो याद रखना सन्यासी रिबेलियन को फकीर रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता। अब देखो ये रिबेलियन क्या था समझ जाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। ये जो आंदोलन है ना, अच्छा फकीर किसको बोलते हैं साहब, मुसलमानों के अंदर जो सन्यासी उनको फकीर कहा जाता है। अब ये ऐसा आंदोलन है जो हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक साथ लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, हिंदू साधु और सन्यासी मुस्लिम साहब दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, साधु फकीर साथ में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। अत्याचार अंग्रेजों ने इतना कर दिया कि साथ में मिलकर लड़ना शुरू कर देंगे। अब देखो होता क्या है, अब हुआ ये कि जो बंगाल वाला इलाका था आपको याद है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि करी थी, किसी को याद आ गया? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम क्या होता है, इलाहाबाद की संधि हो जाती है, और बंगाल के अंदर क्या होगा, बंगाल के अंदर अंग्रेजों का राज शुरू हो जाता है। अब अंग्रेजों का राज बंगाल में हो गया, बंगाल के अंदर जब अंग्रेजों का राज शुरू हुआ तो क्या हुआ, जितने जमींदार है सब उनकी हालत खराब होगी, जमींदार के पास भी पैसा नहीं, किसान के पास भी पैसा नहीं। अब बंगाल क्या, बंगाल धार्मिक मामलों के लिए बड़ा फेमस था, हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र मंदिर बंगाल में, मुसलमानों के लिए भी कई सारी दरगाह बंगाल के अंदर थी। तो कई सारे सन्यासी, कई सारे फकीर ये बंगाल के अंदर आते थे। अब जब ये सन्यासी बंगाल के अंदर आते थे, फकीर बंगाल के अंदर आते थे ना, तो जमींदार इनका बड़ा ध्यान रखते थे, किसी जमींदार के यहां से खाना आ जाएगा, किसी जमींदार के यहां पर ये रहना शुरू कर देते थे, इनको बढ़िया दान दक्षिणा सब बढ़िया मिलता था। अब हुआ क्या कि जब ये इलाहाबाद की संधि कर ली इन्होंने, अब बंगाल के अंदर जमींदार बेचारे गरीब हो गए, किसान के पास तो पैसा ही नहीं। जब ये सन्यासी यहां पर आते हैं तो बेचारे जमींदार इनको कुछ भी नहीं दे पा रहे, जमींदार कुछ भी नहीं दे पा रहे इनको। क्यों नहीं दे पा रहे, देखो रीजन सीधा सा है। बेटा एक मिनट दे रहा ना, पानी पी लो एक मिनट। है ना,
हाँ, तो क्या होता है, अब देखो, अब सब किसान, बेचारा किसान परेशान है, किसान के पास तो कोई पैसा ही नहीं है, जमींदार के पास भी पैसा नहीं। भी जो साधु संत महात्मा जो आ रहे हैं, इन्होंने बोला कि यार इस बार हमारा स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा है, स्वागत क्यों नहीं हो रहा है। तो इनको पता लगा कि देखो बेचारे जमींदार बड़े परेशान, इनके पास पैसे नहीं है। अब इन्होंने भी कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब है, तुम अपना नहीं देख सकते, हमारा यहां पर क्या करोगे। अब कैसे तैसे करके सन्यासियों ने धीरे धीरे हर घर जाके अपना सामान मांगना शुरू करा। जैसे किसी के घर पे जाके बोला कि बेटा थोड़ा सामान मेरे को यहां से दे दे, किसी के घर पे जाके बोला कि थोड़ा रोटी मेरे को दे दे। अब इसकी शिकायत कुछ लोगों ने अंग्रेजों से कर दी, और अंग्रेजों ने क्या करा, इनका बंगाल में आने पर ही रोक लगा दी। बोले बंगाल में आप नहीं आओगे। बोले क्यों नहीं आएंगे। बोले आप लोगों को परेशान कर रहे हो, आप आते हो घर घर से सामान मांगते हो, उससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। अब सन्यासी और फकीर हो गए गुस्सा। बोले भाई ये क्या बात हुई, हमारे धर्म के बारे में बात करी तुमने, हमको अपने भगवान से, हमारे खुदा से मिलने से तुमने रोक दिया। और यहीं से सन्यासी रिबेलियन की शुरुआत हो जाती है। कॉज समझ में आ गया, क्या रीजन था, क्लियर हुआ। बड़ा खतरनाक कॉज है भाई, तो एक कॉज इसका ये था, आई बात समझ में। और इस विद्रोह के अंदर आप देखोगे साहब, फिर सन्यासी क्या करेंगे, सन्यासी और फकीर जो है ना बड़े खतरनाक है। इन्होंने अंग्रेज सरकार की फैक्ट्रीज को घेरा और सारे हथियार वथियार चला रही है, कई अंग्रेजों को मार वार भी दिया था। अब अंग्रेज ने हालांकि दबा दिया इसको, पर बहुत लंबा आंदोलन चला है, याद रखिएगा। इसके लीडर का नाम याद रखना, लीडर जो है सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है इनके, भवानी पाठक, देवी चौधराइन और मजूम शाह, ये तीन लीडर्स के नाम याद रखिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ये तीन लीडर्स के नाम याद रखना, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको दबा दिया था, खतरनाक आदमी, इसने दबा दिया था। तो ये बहुत बेसिक सी चीज याद रखना। अब सन्यासी आंदोलन बड़ा फेमस पता है किस लिए, किताब के लिए। आप सबने इस किताब के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका नाम है आनंद मठ। किस किसने इस किताब के बारे में सुना। एनडीए ने 3 बार सवाल पूछा यहां से कि आनंद मठ किसने किताब लिखी है। ये किताब लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, और इसमें पूरा सन्यासी रिबेलियन के बारे में है पूरी किताब, कैसे विद्रोह होता है। ये किताब आनंद मठ है। उसके अलावा आप देखोगे किताब है देवी चौधराइन, याद आ गया ना, ये खुद एक लीडर है, इनके बारे में भी सेम किताब लिखी है इन्होंने। तो याद रखना ये यहां से फेमस है, ये सन्यासी रिबेलियन इस किताब के लिए भी बड़ा फेमस है। क्या, आनंद मठ और देवी चौधराइन। आ गया समझ में, क्लियर हो गया कैरेट्स, समझ में आ गया। सन्यासी रिबेलियन क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्लियर हो गया यहां तक क्लियर है, हाँ जी यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत आसान था। अच्छा, वैसे बंगाल से बहुत सारे बच्चे हैं, बंगाल मेरे को आना है, बंगाल इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैं 2 बार गया हूं बंगाल, कलकत्ता गया हूं, खाना बहुत सस्ता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वेजिटेरियंस को, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी होती है। वहां बोलना पड़ता है कि भाई वेजिटेरियन में मछली नहीं खाने वाला वेजिटेरियन हूं, है ना, तो वो थोड़ी सी बाकी बंगाल सस्ता बहुत है, लोग अच्छे हैं। मैं मेरा अनुभव तो ठीक ही रहा बंगाल के अंदर। अब वापस आएंगे अब, है ना, चलिए ठीक है। हाँ जी, वंदे मातरम, हाँ अभी उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, वंदे मातरम कहां से आया वो, तुम फिर क्या कंफ्यूजन कर दोगे, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे इंडिगो रिबेलियन। देखो नील की खेती बहुत सारी हुई, बहुत सारी नील के लिए खेती और नील के आंदोलन बहुत हुए। बिहार वाले इलाके के अंदर बहुत नील के लिए आंदोलन होते थे। अब ये जो रिबेलियन है, जिसको आप द इंडिगो रिबेलियन के नाम से जानते हैं, इसका मेजर रीजन क्या है। देखो, अगर मेजर रीजन के बारे में बात करें ना, तो अपन बंगाल वाले रीजन के बारे में पहले बात करेंगे। क्या होता है कि 1859 के आसपास की बात है, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 1859 के आसपास ये बोला, इस इलाके में सबको नील की खेती करना ही पड़ेगी, करना ही पड़ेगी, मतलब साहब मरो या कुछ भी करो, नील की खेती आपको करना पड़ेगी। अब नील की खेती का नुकसान क्या है, कोई बता सकता है, जल्दी बताओ। नील की खेती का नुकसान क्या है, जल्दी बताइए। नील की खेती के कई सारे नुकसान है ना, नील की खेती दो तीन बार नील के आंदोलन होने वाले। बिहार का बड़ा खतरनाक होगा, पहले अपन बंगाल वाले के बारे में बात कर लें, उसके बाद अपन बिहार के बारे में 1857 की क्रांति के बाद बात करेंगे। अच्छा, क्या खतरनाक है नील की खेती का, नीशू क्या होता है, नील की खेती में क्या समस्या आती है, मैं समस्या बताऊं आपको। देखो नील, बिल्कुल सही बात है, आपने अगर एक जगह नील की खेती कर दी, फिर आप दूसरी खेती नहीं कर सकते, दूसरी खेती खराब हो जाएगी। आप याद रखना, आप नील की खेती कर सकते हो, नील की खेती करना पड़ेगी। अब साहब ये चीजें होती थी। अब होता यह है, आप सुनिएगा ध्यान से, कि नील की जो डिमांड है ना, वो अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग जीन्स बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, तो कपड़े में नील से कलर ये करते थे, और नील हमारे यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से होता है। अब नील की खेती जानबूझ के हमसे करवाते, कैसे करवाते जानबूझ के, किसान को मारेंगे, पीटेंगे। जमींदार मारते थे किसान को, जमींदार की बच्चियों को उठा के, जमींदार किसानों की बच्चियों को उठा के ले जाते थे। मालूम है, किसान हूं, मैंने बोला कि साहब मैं नील की खेती नहीं करने वाला हूं, मुझे मारेंगे, परिवार को मारेंगे, बेइज्जत करेंगे, महिला और बच्चों को उठा के ले जाएंगे अपने साथ, और जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो ये चीजें हुई हैं, इसको डिटेल में बताऊंगा मैं, बट याद रखना 1860 के आसपास सरकार ने इसको बंद करने की कोशिश करी थी, बट हो नहीं पाया था। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ठीक है, दिमाग में रखना, थोड़ा याद रख लीजिएगा।
अब दूसरे आंदोलन के बारे में बात करूं जिससे सवाल इस बार एनडीए ने पूछा था, ये पीवाईक्यू के अंदर सवाल आया, याद है आपको? संथाल रिबेलियन। संथाल एक ट्राइब है, गारो खासी संथाल, याद है कुछ? हाँ, संथाल एक ट्राइब है और संथालों का जो एरिया है ना, इसे कहा जाता है दामिने कोही। इसी से सवाल आ गया था। ये देखो, इसको संथाल परगना रीजन भी कहा जाता है। ये बिहार यहां पे आ गया। मेरे को बताओ किस राज्य के अंदर ही है ये जो संथाल परगना रीजन है? वो किस राज्य के अंदर, किस स्टेट के अंदर आ रहा है? मेरे को जरा बताओ। आपका थोड़ा ज्योग्राफी में चेक करता हूं आज, किस स्टेट के अंदर आता है? देखो, बिहार तो यहाँ पे आ गया, ये पटना अपना आ गया, ये किधर आता है? संथाल परगना रीजन, बताओ मेरे को। और इनके पूरे इलाके को दाम्यान ए कोही या दामिने कोही के नाम से जाना जाता है। दामिने कोही भी इसको बोला जाता है। बताइए क्या होता है साहब? संथाल ट्राइब है, नोट करना। किधर आता है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सभी बता दो ना, छत्तीसगढ़, सब बता दो। तभी बताओ कि सर यहां भी आ जाओ, एमपी भी लिख दो, है ना? देखो मेजरली आप देखोगे झारखंड थोड़ा वेस्ट बंगाल को भी टच कर जाता है। अगर मैं क्लियरली बात करूं, झारखंड और वेस्ट बंगाल को टच करता है थोड़ा सा, वेस्ट बंगाल को थोड़ा टच करेगा, मेजरली झारखंड के अंदर आता है। अब क्या होता है कि संथाल वाला जो एरिया है ना, अंग्रेजों ने यहां पर क्या करा, यहां पर ट्राइब रहती संथालों की, तो अंग्रेजों ने क्या करा कि साहब यहां पर अंग्रेजों ने जमींदारों को बसाना शुरू कर दिया। जमींदारों को बसाना शुरू कर दिया, जमींदारों को बसाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। अब जमींदार बसना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो बेचारे भोले भाई ट्राइब से संथाल, इन्होंने अपनी जमीन इन जमींदारों के नाम करना शुरू कर दी। क्यों नाम करना शुरू करी? जमींदार चालाक है, बोले साहब जमीन हमारे नाम कर दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुमको फैसिलिटीज देंगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अब बेचारे भोले भाले ये जो संथाल थे, इनसे इनकी जमीनें छीन ली जमींदारों ने। अब जमीन इतनी छीन ली इनसे जमींदारों ने कि इनका कुछ भी नहीं बचा, वास्तविकता में कुछ बचा ही नहीं इनके, बस इनका घर तक छीन लिया जाता है। अब साहब आंदोलन तो करना पड़ेगा, बिकॉज जमींदार इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इनकी जमीन नहीं दे रहे। इसके साथ दो भाई खड़े होते हैं और इन दोनों भाइयों ने बोला कि हम आंदोलन करेंगे और अपनी जमीन को छीनेंगे। इन दोनों भाइयों का नाम था सीदो और कुन्हू। सुना है इनके बारे में? नहीं सुना है तो देखिएगा, झारखंड के अंदर काफी फेमस है। सीदो और कुन्हू ये दोनों भाई हैं। अब केवल इतना है आपको याद रखना है। अब इन्हें संथालों को हुल कहा जाता है। हुल क्यों बोलते हैं बताए? क्या रीजन है? इनके रेबेलियंस को जो विद्रोही है ना, इनको हुल कहा जाएगा। अब देखो इनके पास तीर धनुष है, खतरनाक है साहब, अंग्रेजों को मारेंगे, बहुत तगड़ा मारते हैं, बहुत मारा अंग्रेजों को। हुल क्यों? बिकॉज ये जब जाते हैं ना तो हुल हुल ऐसी आवाज निकालते हैं, साइन निकालते हैं, हुल हुल हुल, तो इनको हुल कहना शुरू कर देते हैं वहां के लोग। तो संथाल को हुल कहा जा रहा है। इसमें आप देखो तकरीबन 15,000 संथाल मरे। सोचो कितना बड़ा आंदोलन था, 15,000 संथाल मर गए। उसके बाद सीदो कुन्हो दोनों भाइयों को मार दिया जाता है, पर 15,000 संथाल मरे। कितने? 15,000 संथाल मरे। याद रखिएगा कितनी बड़ी बात है, 15,000। सोचो तो चीज याद रखना। सीधो कुन्हू कहां पर है? सिंह भूमि वाला जो एरिया, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, सिंह भूमि का क्या बोल दिया मैंने, संथाल परगना वाला रीजन है, मेजरली झारखंड के अंदर आता है। दो भाई हैं, लीडर से, इनका नाम याद रखिएगा, रीजन याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आंदोलन है, आपने शायद सुना होगा, आप में से कई सारे बच्चों ने बिरसा मुंडा के बारे में सुना होगा। बिरसा मुंडा जानते हैं इनके बारे में? यह आंदोलन सिंह भूमि और रांची वाले इलाके के अंदर हुआ। बिरसा मुंडा, इसे मुंडा रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में सुना है किसी ने? वॉर साइन है, बिल्कुल सही बात है, वॉर साइन की लैंग्वेज थी इनकी, हुल हुल करके मारना शुरू करते थे, ये रीजन है। बिरसा मुंडा के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? बिरसा मुंडा नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है मत बोलो ऐसा यार। सुना है बिरसा मुंडा? हाँ जी, उड़िया बुक के अंदर था। देखो तो सीधी बात है, सिंह भूमि और रांची वाला जो इलाका है, यहां पर आंदोलन होता है। और देखो सेम चीज है, देखो क्या होता है, ये लोग है ना जो बाहर के लोग आ जाते हैं, इनको डाकू बोलते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों ने बोला कि देखो किसी इलाके पे अंग्रेजों को कब्जा करना है, तो अंग्रेज क्या करेंगे, पहले जमींदारों को भेजेंगे। दिमाग देखना अंग्रेजों का, क्या बोलेंगे, जमींदार लोग आप जाओ। जमींदार जाएंगे और जो बेचारे भोले भाले किसान उनको लालच देंगे और लालच से उनकी जमीन छीन लेते हैं। अब जमीन छीन ली, अब जमीन छीन लेंगे उनकी। अब जब ये बेचारे ट्राइब उनको बोलेंगे जमींदार से कि भैया जमीन हमारी वापस करो, हमने पूरा पैसा दे दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार का सपोर्ट करेगी। बोले कहां पैसा वापस दिया, और जमींदार की जीत हो जाती, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी उस इलाके पे कब्जा करना शुरू कर देगी। सेम चीज यहां पर भी होता है। इसलिए जो बाहर के लोग हैं ना, उनको इन्होंने बोला डाकू, के बोले डाकू है साहब, ये तो
ये डाकूज हैं। दूसरी बात यहां पर क्या हुआ, इस इलाके में अंग्रेजों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना शुरू कर दिया, और क्रिश्चियन मिशनरीज यहां पर फोर्स कन्वर्सेशन करवा रहे हैं। मतलब क्या है, धर्म परिवर्तित करवाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब सीधी बात है साहब, धर्म पे बात आती तब लोग खड़े हो जाएंगे, सीधी बात है। अब यहां पर आंदोलन कर दिया जाता है, और आंदोलन के जो लीडर थे वो कौन है, बिरसा मुंडा जी, जिनको द उलगन के नाम से जाना जाता है। नोट करना बेटा, द उलगन, बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है। क्लियरली बोलते साहब कि इस इलाके में हमारा मुंडा राज होना चाहिए, मतलब पूरा इलाका हमारा होना चाहिए, इस पूरे इलाके में हमारा मुंडा राज चाहिए हमको, मतलब कोई बाहर का आदमी नहीं चाहिए, ये इलाका हमारा है। और देखो जीत भी मिलती है इनको, तकरीबन 10-11 साल आंदोलन चलेगा, जीत भी यहां पर मिली। पर देखो अंग्रेजों के पास हथियार है, आप हथियारों का मुकाबला तीर धनुष से नहीं कर सकते, और आंदोलन को बहुत बुरी तरीके से दबा दिया जाता है। उसके बाद एक कानून आता है, टेनेंसी एक्ट यहां पर आता है, और मुंडास को खून टक्की सिस्टम, जिन्हें खून टक्की सिस्टम के नाम से भी जिसे जाना जाता है, सरकार इनको थोड़ा सा अधिकार देती है। सिस्टम के बारे में बात करूंगा मैं, इनको इस सिस्टम के थ्रू कुछ जगह पर खेती करने का अधिकार है, जमीन दे दी जाती है। पर यह आंदोलन भी फेल रहा था। याद रखना, देखो बंदूक का सामना कोई और चीज नहीं कर सकती, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा अपने को। तीसरे आंदोलन के बारे में बात करूं तो आपने शायद जयंती और गारो ट्राइब्स के बारे में सुना होगा। सुना है कि नहीं, आसाम वाला एरिया जानते, आसाम, हाँ आसाम के बारे में बात कर रहे हैं। जयंतिया गारो ट्राइब्स सुना है इनके बारे में, जयंतिया ट्राइब, गारो ट्राइब। इसका रीजन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। ही वॉज एक्सेल्ड, हाँ बिल्कुल सही बात है समुद्रगुप्त साहब, सही बात कर रहे हैं। देखो कई सारी कहानियां इनके बारे में है। कुछ कहते हैं इनको धोखा दिया गया, अपनी बहन के यहाँ जब ये आ रहे थे राखी बंधवाने, तो धोखा दे दिया, इनको पकड़ लिया जाता। बहुत सारी कहानियां हैं इनके बारे में, है ना। तो ठीक है, अभी अपन यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। अपन जयंती और गारो रिबेलियन के बारे में बात करते हैं। देखो होता क्या, इसकी कहानी सुनिएगा। अंग्रेज सरकार का ये था साहब कि ब्रह्मपुत्र वैली से, ईस्ट इंडिया कंपनी का दिमाग था कि साहब ब्रह्मपुत्र वैली से हम सिलहट तक एक रोड बनाते हैं। सिलहट यहाँ पे आ गया साहब, ब्रह्मपुत्र वैली आ गया, अब यहां से लेके यहां तक एक रोड बनानी है इनको। इसमें आसाम वाला इलाका भी आ गया साहब, ये बांग्लादेश वाला इलाका, अब उस टाइम तो बांग्लादेश नहीं था, भारत का हिस्सा ही था। या रोड बनानी है इनको। अब रोड बनाने के लिए अंग्रेज सरकार क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली बाहर से लोगों को बुलाना शुरू करेगी। नॉर्थ इंडिया से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं। अब यहां पर होता क्या है कि रोड बनाने का जो मेजर पॉइंट है वो है कि यहां से रिसोर्सेस को लूटना। लूटने का मतलब क्या है, जंगल से लकड़ियां तोड़ के ले जाना, खनिज निकाल के अपने साथ ले जाना। रोड ये इसलिए बना रहे हैं। अब जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं तो साहब ये इनको बोलते हैं कि साहब ये तो डाकू है, ये डाकू है, इनको आउटसाइडर को भागे नहीं डाकू बोलना शुरू करेंगे। अब होता क्या है कि जंगलों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी घुस गई, जंगल काटे जा रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है, लोग नए आके बसना शुरू हो जाते हैं, और इसी कारण से यहाँ के जो लोग हैं वो रिबेलियन करना शुरू कर देंगे। और यहां पर जो दो ट्राइब्स रिबेलियन करेगी, एक आपकी गारो, दूसरी आपकी जयंतिया। जयंतिया के लीडर है यूकिंग नुनगब, नाम याद रखना बेटा लीडर का, ये नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। इनको पकड़ लिया जाता है, इनको भी फांसी लटका देंगे। और गारो के लीडर थे पाटोगान संगमा, ये नाम आया है, ये PYQ तुम्हारा याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों लीडर्स को हरा दिया जाता है, बट ये आंदोलन काफी ज्यादा फेमस है। आई बात समझ में, रीजन क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद गारोस का एक आंदोलन और पहले भी हुआ था, इससे काफी पहले हुआ था। इसके लीडर थे आपके तीरथ सिंह जी, है ना, बहुत पहले हुआ था आंदोलन, ये 1829 के अंदर हुआ था। इसके लीडर थे तीरथ सिंह जी, तो इनका नाम भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, हालांकि दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, रिबेलियन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट रिबेलियन के बारे में, भील विद्रोह। भील विद्रोह, भील विद्रोह, भील कौन होते हैं, कोई बताएगा मुझे, हु आर द भील्स, भील किसे कहा जाता है? हाँ जी बताइए, भील विद्रोह किसे, भील कौन है? छोटी क्लास से बेटा आज, हाँ छोटी क्लास से ना, विद्रोह है, ज्यादा है नहीं कुछ। भील कौन है, भील हो कौन, पहले तो ये बताओ। हु आर द भील्स, भील किसे कहा जाता है, भील कौन है? देखो भारत में अगर मैं क्लियरली बात करूं तो भीलों ने इस देश को आजाद करवाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, और इसके बारे में बात लोग करते नहीं। लोग बात करते हैं इसके बारे में, नहीं लोग बात नहीं करते हैं। भारत के किसी भी हिस्से के अंदर आप देख लीजिएगा, भीलों ने भारत को आजाद करवाने में और बाहर के लोगों से लड़ने में बहुत योगदान दिया है।
बहुत ज्यादा योगदान दिया। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता के अंदर आप देखिएगा। राजस्थान के बारे में बात की जाए, वहां पर देखो भीलों ने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी है भारत के अंदर। हाँ बिल्कुल, राजपूत, राजस्थान के लोग और भील ये साथ मिलकर लड़ रहे। महाराणा प्रताप की पूरी भीलों की सेना है यहाँ पर। तो भीलों का योगदान भारत को बचाने में और भारत के जंगलों को बचाने में बहुत ज्यादा है। इसको दिमाग के अंदर हमेशा रखिएगा। हमारे देश में जो कई सारी परंपराएं ऐसी जंगल की, इसको बचाने में भीलों का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। और लोग उनको रिकॉग्नाइज आज नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, पर करना चाहिए। अब इस पूरे विद्रोह को नवका दास रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इनके लीडर नवका दास जी थे। तो याद रखना 1817 से 46 तक चलेगा, बहुत लंबा चला। सेम कॉज है बेटा, वही चीज है। इकोनॉमी खराब कर दिया ना, सेम। देखो कॉजेस कोई अलग नहीं रहते। अब भील मेजरली कहां के, देखो आज के महाराष्ट्र, गुजरात, खानदेश, इस पूरे इलाके के भील थे। लीडर का नाम याद रख लीजिएगा, रूपा सिंह जी और जारिया भगत। ये दो इंपॉर्टेंट लीडर है। कौन? एक तो रूपा सिंह जी है और एक जारिया भगत। नोट करना, लीडर्स के नाम आ सकते हैं यहां से, रूपा सिंह जी और जारिया भगत। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हाँ जी। तो बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़े आंदोलन थे। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक ऐसे विद्रोह के बारे में बात करेंगे साहब, जिसके बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। तो मैं कंट्रोवर्सी वाले पार्ट पे नहीं जाऊंगा, बेसिक बताऊंगा। आप सभी ने मप्पाल विद्रोह के बारे में सुना है? इसे मैपल बोल देते हैं। इट्स नॉट द मैपल, इट्स मप्पाल विद्रोह। मप्पाल विद्रोह के बारे में सुना होगा आपने। हाँ जी, जिसे मोप्पिया अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। 2 बार हुई अपराइजिंग, ये विद्रोह 2 बार हुआ है। और ये रीजन क्या है? देखो मोपाल के बारे में, मोपाल बेसिकली कौन है? ये जो मालाबार वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये देखो, ये दिख रहा है मालाबार कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उन्हें मोपाल कहा जाता था। उन्हें कहा जाएगा मोपाल। याद रखना, जो मुस्लिम कम्युनिटी साहब, उन्हें मोपाल कहा जाएगा। अब विद्रोह यहां पर टोटल आप देखोगे 22 हुए। कितने? 22 हुए। अभी 22 में से शुरुआती विद्रोह के बारे में बात करें, देखो सेम चीज है। अंग्रेज सरकार वही इनको अप्रेस करेगी, रेवेन्यू की डिमांड करेगी। तो पहला विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोपाल का जो दूसरा विद्रोह है ना, जो 1921 के आसपास होता है, वो ज्यादा खतरनाक है। और खतरनाक क्यों है? बिकॉज इसमें बहुत खून खराबा हुआ है। 1921 में जो सेकंड मोपाल अपराइजिंग होती है, उसमें होता क्या है आप देखिएगा। हम आगे जाके खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब खिलाफत आंदोलन क्या है, अभी आगे तुम पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करूंगा। शॉर्ट वर्ड्स के अंदर मैं बताऊं तो ये कर दिया जाता है कि जो मोपाल वाला इलाका है, इसे भारत से अलग करने की बात की जाती है। जो मोपाल के लोग हैं, जो मोपाल से, ये कहते हैं साहब ये इलाके में अब केवल इस्लाम का राज चलेगा। क्या बोलते हैं साहब? केवल इस्लाम का राज चलेगा। ये इलाका भारत के अंडर नहीं आता है, केवल इस्लाम का राज है। और इसको इस्लामिक एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है कि साहब जो बगदाद के अंदर खलीफा है, उनका राज यहां पे चलेगा। ये जो, माफ कीजिएगा बगदाद मैंने गलत बोल दिया, जो तुर्की के अंदर खलीफा है, उनका राज इस एरिया के अंदर चलेगा। और अब ये इस्लामिक पूरी डायनेस्टी है, ये कह दिया जाता है। और इसको भारत से अलग करने की कोशिश की जाती। अब इसमें बहुत सारा एग्जीक्यूशन किया जाता है, कई सारे हिंदुओं को मारा जाएगा, कई सारे क्रिश्चियंस को मारा जाएगा। अब एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा होता है बेटा। और उसके बाद क्या, अंग्रेज सरकार बोलेगी भाई अलग कैसे कर दिया आपने, ये भारत के अंदर ही आएगा। और उसके बाद इस विद्रोह को बड़ी खतरनाक तरीके से दबाया जाता है। याद रखिएगा, आई बात समझ में? और इसका रीजन खिलाफत मूवमेंट को माना जाएगा। बताऊंगा मूवमेंट क्या है, बट बड़ा खतरनाक था, याद रखिएगा। बहुत सारे यूरोपियंस को मार दिया, बताया ना मैंने, हिंदूस को मार दिया जाता है, हाउस को जला दिया जाता है, टेंपल्स को तोड़ दिया गया। बिकॉज बोला कि नहीं साहब ये जो एरिया ये केवल मुसलमानों का है। ये चीज उस टाइम पर हुई थी, उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। सेकंड मोपाल विद्रोह 1921 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, याद रखना बेटा, है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक बड़े खतरनाक विद्रोह के बारे में। अच्छा, इंटरेस्टिंग विद्रोह तो नहीं है, पर समझना पड़ेगा आपको। यह आपका पाइका रिबेलियन। पाइका रिबेलियंस के बारे में सुना है आपने? पाइका कौन है? कोई बताएगा मुझे? हु आर दी पाइकास? पाइका रिबेलियन उड़ीसा का बहुत फेमस है। अच्छा, उड़ीसा के बच्चे कौन है भैया? अभी मैं उड़ीसा आऊंगा कुछ दिनों के बाद, है ना, प्रभु जगन्नाथ जी से के दर्शन करने के लिए। तो मेरे को थोड़ा आइडिया दे देना उड़ीसा के बच्चे जो भी हो, कि सर ऐसे आना है, वैसे आना है, वहां से जाना है, बता देना, ठीक है? ठीक है, चलो। हाँ चलो, जय जगन्नाथ। आगे बात करते हैं। हाँ जी, उड़ीसा के अंदर है आपका पाइका रिबेलियन। देखो पाइका रिबेलियन क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द पाइका रिबेलियन? 1870 के अंदर विद्रोह होता है। देखो उड़ीसा वाला जो एरिया था ना, उसमें जो पाइकास है, अगर मैं पाइकास के बारे में बात करूं, ये मलेशिया से, बेसिकली दे आर दी फुट सोल्जर्स हैं। उड़ीसा के राजा के लिए लड़ते हैं, उड़ीसा के राजा के लिए लड़ते हैं। जिससे राजा की सेना है साहब, तो उड़ीसा के राजा के लिए लोग लड़ते हैं। अब क्या होता है कि उड़ीसा के जो राजा, इस एरिया के अंदर जो राजा है साहब, वो सब्सिडी अलायंस पे साइन कर लेते हैं। अब सब्सिडी अलायंस के अंदर जब साइन कर लेते हैं साहब, तो क्या होगा? अब सब्सिडी अलायंस के ऊपर जब साइन कर लेते हैं, तो सीधी बात है कि राजा अपनी सेना को निकाल देते हैं। भैया अब सेना की जरूरत ही नहीं है। अब जब सेना को निकाल देंगे साहब, तो इनको और इन सिपाहियों को भी निकाल दिया जाता है, पाइकास को भी, कि भाई तुम्हारी भी जरूरत नहीं।
अब होता ये था कि जब ये लोग राजा के लिए लड़ते थे ना, तो राजा इनको फ्री में जमीन देते थे कि साहब तुम मेरे लिए लड़ रहे हो, मैं तुमको फ्री में जमीन दूंगा, उस जमीन का टैक्स तुमको नहीं देना। अब क्या होता है साहब, अंग्रेज सरकार ने अपने सिपाही भेज दिए राजा के लिए। अब राजा ने बोला भाई मेरी जमीन से मेरे को टैक्स चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि ठीक है, अब तुम्हारे पास जमीन नहीं रहेगी, अब जमीन हमारी हो गई, बिकॉज राजा ने हमारे सैनिकों को हायर कर लिया। और यहीं से विद्रोह शुरू हो जाता है, और इसलिए इस विद्रोह को कुर्दा रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात समझ में आ गया विद्रोह शुरू क्यों होता है। विद्रोह का रीजन ये था कि जो फ्री जमीन थी इनको मिलती थी पहले, इनके लड़ाई के बदले वो जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे छीन लेती है, और ये विद्रोह शुरू हो जाता है। आई बात समझ में क्लियर हो गया। याद रखना बड़ा खतरनाक विद्रोह था, बड़ा खतरनाक था। लीडर्स का नाम याद रखिएगा, बख्शी जगत बंधु, बहुत बड़े लीडर है, केवल एक लीडर का नाम याद रख लिया तो भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कहानी बड़ी फेमस है। 1880 तक तो बड़ा खतरनाक तरीके से इस विद्रोह को दबा दिया गया था। इस विद्रोह के अंदर होता है कि उड़ीसा में जगन्नाथ जी के जो मंदिर है, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उड़ीसा के अंदर, आप सब जानते हैं ना, तो उस मंदिर में कुछ विद्रोही जाके छिप जाते हैं। तो मंदिर के पुजारी है, पंडित है, उनकी सहायता करते हैं कि ठीक है विद्रोही है साहब, देश के लिए लड़ रहे हैं, इनकी सहायता हम करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इनके बारे में पता लगता है ना, तो क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुजारियों को भी फांसी पे लटका दिया था। जी हाँ, जिन पुजारियों ने मदद करी ना, उनको भी फांसी पे लटका दिया पब्लिकली। और ये चीज बड़ी खतरनाक थी कि यार ये गलत करा, ये चीज हुई थी। तो ये देखो बड़ा खतरनाक विद्रोह है। आई बात समझ में क्लियर हो गया? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया भैया? बता दो क्लियर हो गया तो। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म कर दो। चलो, अहोम्स, अहोम्स कौन है? अहोम्स, अच्छा एक सवाल का जवाब दो मुझे, आसाम का एंशियंट नाम क्या है? उसके बाद अहोम्स के बारे में बात करेंगे। यामिनी टाटा बोल रही है, कैरेट्स। क्यों भाई यामिनी, क्या हो गया? अच्छा, आसाम का एंशियंट नाम क्या है पहले बताओ, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ आसाम? व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ आसाम? आसाम का एंशियंट नाम क्या है बताइए। सॉरी, कामरूप किंगडम। कामरूप किंगडम है ना आसाम का जो एंशियंट नाम है, कामरूप है। याद रखना, कामरूप मतलब आसाम के बारे में बात कर रहे हैं। अब आसाम में जैसे कई सारे डायनेस्टीज का राज रहा, उसमें सबसे खतरनाक है, सबसे बढ़िया डायनेस्टी कौन सी? अहोम्स के बारे में हम बात करते हैं। अहोम्स जानते हैं आप सब अहोम्स के बारे में? अहोम्स बहुत अच्छी डायनेस्टी। अब क्या होता है साहब, आसाम पे जब पहला फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ, तो क्या होता है साहब कि आसाम जो है, आसाम कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंदर आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंदर जब आसाम आ गया, तो यहां पर आसाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अत्याचार करना शुरू कर दिए, राजा को हटाना शुरू कर दिया। और इसलिए क्या होता है, यहां पर एक मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है, इसको अहोम रिवोल्ट के नाम से जाना गया। और इसकी शुरुआत कौन करेंगे? अहोम्स के एक प्रिंस जिनका नाम था गोमदर कुनवर। ये नाम याद रखिएगा इनका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस मूवमेंट की शुरुआत करी एक लीडर ने, गोमदर कुनवर। केवल ये छोटी सी बात याद रखना, सीधी बात है साहब, रॉयल फैमिली को हटा दिया कि रॉयल फैमिली नहीं रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगी, तो साहब रॉयल फैमिली के आदमी ने अवार्ड कर दी, रिबेलियन ले लिया, है ना। एनडी अवार्ड इनके नाम पे, लचित बोरफुकन के नाम पे बेटा एनडीए का अवार्ड, इनके नाम पर थोड़ी ना। तो छोटी सी बात याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, अब एक और रिबेलियन के बारे में बात करते हैं। छोटा सा रिबेलियन है ये, कोल म्यूटिनी। कोल म्यूटिनी के बारे में आपने सुना होगा। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में बात करी थी। बुद्धू भगत का नाम सुना है किसी ने? महान लीडर बुद्धू भगत, किसने इनका नाम सुना है? आज कोई न्यू बैच लॉन्च हो रहा है क्या? हाँ, आज शायद वो होगा, शौर्य 3 होगा, रिकॉर्डेड बैच होगा, रिकॉर्डेड बैच है शायद, शौर्य वाला कोई, मेरे को एक्जेक्टली नहीं पता। अच्छा, बुद्धू भगत जी का नाम सुना है? सुना है, हाँ जी। अब एक सवाल मैं पूछूंगा तुमसे, मेरे को एक बात बताओ, कितने बच्चों को पता है ये जहां पर ये म्यूटिनी हुई है ना, कोल एक ट्राइब है, ये म्यूटिनी छोटा नागपुर में हुई। अब छोटा नागपुर किस राज्य में आता है ये बता दो मेरे को खाली। छोटा नागपुर का बठार किस स्टेट के अंदर आता है? छोटा नागपुर का बठार किस स्टेट में आता है? महाराष्ट्र मत बोलना, ठीक है। छोटा नागपुर का बठार किस स्टेट में आता है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। छोटा नागपुर का बठार किस राज्य, स्टेट में? स्टेट बताओ मेरे को खाली, मेरे को स्टेट जानना है खाली, बाकी कुछ नहीं जानना मुझे। केवल आई नीड टू नो विन विच स्टेट छोटा नागपुर बठार केम। छोटा नागपुर का बठार किस राज्य के अंदर आता है? एमपी में आता है। और कौन है भैया? बताओ भैया, छोटा नागपुर का बठार कहां आता है? बहुत सारे बच्चों ने, चलो भाई तुम्हारा जवाब सही था,
पिछली बैच में ना, पिछली बैच में बच्चों ने महाराष्ट्र आंसर दिया था सर, महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर बोला, छोटा नागपुर महाराष्ट्र में। तो कम से कम तुम लोग ये लॉजिक तो नहीं लगा रहे हो ना, तो याद रखना, ठीक है, तो याद रखना उस एरिया के अंदर ये पूरा विद्रोह होता है। ओके, इट्स नॉट इन दी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर छोटा नागपुर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखो सेम चीज होती है, वही चीज होती है कि साहब अंग्रेज आते हैं, जमींदार आ जाते हैं, जमीन छीनना शुरू कर देते हैं। जमीन छीनने के साथ क्या करते हैं अंग्रेज, अंग्रेज इन पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। देखो जंगल इनके हैं, अब अंग्रेज प्रतिबंध क्या लगाएंगे कि जंगल में अब तुम शिकार नहीं कर सकते, जंगल के अंदर अब तुम क्या लकड़ी नहीं काट के ले जा सकते, जंगल में तुम पेड़ नहीं काट सकते। बोलते आप हमारे घर में आ गए, हमारे घर में आके हमको बोल रहे हो कि आप हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर अंग्रेजों से लड़ना शुरू करेंगे। और इनके लीडर कौन है, लीडर का नाम याद रखिएगा, बुद्धू भगत जी। आई बात समझ में, छोटी सी बात याद रखना, ये लीडर है इनके, बुद्धू भगत जी, है ना, तो केवल लीडर का नाम याद रखिएगा। और 1831 के अंदर ये होता है और बहुत बुरी तरीके से दबा दिया जाता है। ओके, आई बात समझ में। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे ना, जैसे मैंने बात की थी कि इसके बारे में बात करूंगा, खुंतुकट्टी सिस्टम, इस बारे में कोई जानता है, इसके बारे में सुना है? मेजरली ये सिस्टम मुंडा ट्राइब्स लीड करती सिस्टम, और बहुत सारी ट्राइब्स इसको यूज करती है। सिस्टम के बारे में जानते हैं? ये सिस्टम सुना है इसके बारे में? बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है, किसी ने सुना है इसके बारे में? बहुत बढ़िया सिस्टम है, खूंट कट्टी सिस्टम भी से कहा जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, सिस्टम आज भी होता है। आज अगर आप जंगल में जाओगे ना, पर्टिकुलरली अगर आप किसी आदिवासी ट्राइब से बिलोंग करते हैं या वहां पर अगर आप रहते हैं, तो आप सिस्टम के बारे में जानते होंगे। इसमें क्या होता है सुनिएगा, इसमें क्या किया जाता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। इसमें मान लो जंगल है, जंगल है, अब जंगल में किसी जमीन को सारे आदिवासी मिलकर क्लीन करते हैं। सारे आदिवासी, मान लो मैं भील ट्राइब से बिलोंग करता हूं, तो मैं मेरे भील ट्राइब के सारे आदिवासी उस जंगल में इस वीडियो को क्लीन करेंगे। याद रखना, उस जंगल के अंदर इस पूरी जमीन को क्लीन करेंगे और हम यहाँ पे खेती करते हैं। अब खेती करने पे क्या होता है साहब, ये जमीन किसी एक आदमी की नहीं होती, ये जमीन पूरे ट्राइब की होती है। मतलब ऐसा नहीं कि जमीन केवल प्रथमेश सर की, मेरे जितने भी मेरे ट्राइब के लोग हैं सब की ये जमीन होती है। इससे जो भी उगता है सब लोग आपस में बांट लेते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है यार, ये चीज है, और ये चीज पहले थी, अभी नहीं। ये सिस्टम अभी भी थोड़ी बहुत जगह पर यूज किया जाता है, और ये जितनी भी ट्राइब्स है ना सिस्टम का यूज करती थी। तो छोटी सी बात याद रखना, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बेटा, सिस्टम कभी आ सकता है तो याद रखिएगा। हाँ जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद एक और छोटे से आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। डाउट देख लूंगा मैं बेटा, पहले अपन ये बात कर लेते हैं, दैट इज पलामू अपराइजिंग। बोला था ना मैंने, थोड़ा सा बोरिंग है पर क्या करें, देखो आज पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल झूम की खेती है जैसे, बिल्कुल सही बात है। पलामू अपराइजिंग, पलामू अपराइजिंग के बारे में बात की जाए तो देखो सेम चीज, ये झारखंड वाले एरिया है ना, याद रखिएगा, यहां पर ये अपराइजिंग होती है। इसके लीडर का नाम याद रख लीजिएगा, बुकान सिंह जी, दैट्स इट। केवल ये चीज है, चारों ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सेम चीज यहां पर वही होती है साहब, इनको जंगल में जाने नहीं दे रहे हैं, खेती नहीं करने दे रहे हैं, जंगल से शिकार करना इनका मना कर दिया, जंगल में जाने से इन्होंने मना कर दिया, तो विद्रोह किया जाता है। और इस विद्रोह के अंदर आप देखेंगे कि बुकान सिंह जी की खुद की मृत्यु हो जाती, गोली लगी थी इनको, ऐसा कहा जाता है। कुछ कहते नहीं साहब लटकाया था, जो भी चीज है, इनकी खुद की मृत्यु यहां पर हो जाती है। एक बहुत बड़े लीडर की मृत्यु यहां पर हो रही, तो छोटी सी बात याद रखिएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना? यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर हो गया? ये विद्रोह क्लियर हो गए, सारी अपराइजिंग, सारे विद्रोह क्लियर हो गए, कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ जी, फिर एक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, फर्जी मूवमेंट, है ना, याद रखना। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ हाँ, वही कंतारा वाला ही केस था। ब्रिटिशर्स ने कोई स्टेट नहीं छोड़ा, देखो ब्रिटिशर्स का काम है देश को लूटना। हाँ जी, हाँ जी, मंगल पांडे जी के बारे में वो आगे बात करेंगे, 1857 की क्रांति के जो रीजन है ना उसमें बात करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे उनके बारे में। चलो अब हम बात करेंगे फर्जी मूवमेंट के बारे में, बड़ा खतरनाक है फर्जी मूवमेंट, बड़ा खतरनाक था। खतरनाक पता है क्यों है? इसके लीडर का नाम याद रखना, ये थे आपके शरीतुल्लाह खान जी, जिन्हें दादू और दादू मियां दो लोग हैं। इस मूवमेंट में बंगाल के किसानों ने बंदूकें उठा ली थी। ये देखो क्या हो रहा है, ये लोग जमींदार हैं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे बोल रही कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना टैक्स ये दे नहीं पा रहे, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बंदूक उठा ली। तो अगर सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाए ना कि इट वाज व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन इट वाज फर्स्ट नो टैक्स कैंपेन। इस कैंपेन में इन्होंने क्लियरली बोला कि सरकार को हम टैक्स नहीं देंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ जी, सरकार को हम टैक्स नहीं देने वाले, क्योंकि सरकार आप टैक्स के द्वारा चीजों को लूट रहे हैं, और ये बात इन्होंने बोली। और देखो लड़े, वही बहुत बड़ी बात है,
बंदूकें उठा के अंग्रेजों का सामना किया गया, पहली बार ये चीज करी। तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन है। तो याद है, क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर हो गया? हाँ जी, इतना ही है आज, ठीक है, ज्यादा है नहीं, मैं क्लियरली बताऊं, इतना ही है आज। उसके अलावा जो समरी है मैंने यहां पर दे दी, सारे आंदोलन की आराम से देख लेना। कोल म्यूटिनी, ठीक है, मुंडा अपराइजिंग, ठीक है, सारी चीजें, भील विलो विद्रोह, है ना, इसके अलावा फॉरेस्ट सत्याग्रह, है ना, आराम से, छोटे छोटे हैं, इसको आराम से देख लेना। तो ये चीजें आज आपकी इतनी, आज इतना ही है, आज ज्यादा नहीं। अब तुम्हारे डाउट देख लो एक बार में, क्या डाउट थे? हाँ जी, क्या डाउट है? किसी का डाउट देख लो, क्या इंपॉर्टेंट डाउट्स है? आफ्टर लिख लेना। देखो पहली बात अगर मैं बात करूं ना, तो शुरुआत बिफोर से हो जाती है, इनसे पहले ही होगी, 1857 से पहले के ही है, तो इसमें दिक्कत नहीं, पूछेंगे नहीं आपसे कब से शुरुआत हुई, ऐसा कुछ नहीं, खत्म बाद में हो रहा है, पर शुरुआत बहुत पहले से हो जाती। इंडिगो से बेटा ये लोग कलर करते थे कपड़े के अंदर, दैट्स वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इंडिगो क्या भारत में बहुत ज्यादा था, भारत से सस्ता मिलता है इनको, तो हमको बोलते थे कि साहब ये करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर है। पॉलीगर्स बता तो दिया अभी बेटा मैंने, पॉलीगर्स के बारे में भी बात करी हमने। हाँ जी, बात करी, नहीं करी पॉलीगर्स? पॉलीगर्स बताऊंगा मैं, पॉलीगर्स के बारे में भी बात नहीं करी। पॉलीगर्स तमिलनाडु के अंदर है। पॉलीगर्स देखिए देखिए, बेसिकली पॉलीगर्स क्या है ना, मैं इसको 1857 के बाद ज्यादा बताता हूं, बिकॉज ज्यादा मेरे को 1850 के बाद वाला रिलेट करता है, 57 के बाद वाला रिलेट मेरे को ज्यादा करता है, तो उनके बारे में अपन पॉलीगर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही है, बिकॉज ज्यादा आज कुछ था ही नहीं, बहुत बोरिंग क्लास थी। बोरिंग थी क्या क्लास? मेरे को लगी यार बोरिंग, मैं ज्यादा बात भी नहीं कर पाया, कुछ ज्यादा चीजें कर भी नहीं पाया ना, पर ठीक है, क्या करें। अब देखो जो कुछ रिबेलियंस बचे हैं अपने, जैसे अपन पॉलीगर्स के बारे में बात करेंगे, 2-3 और रिबेलियन है, वो 1857 के बाद में बात करता हूं, उनका रिलेशन वहां से ज्यादा है ना, तो कनेक्ट करके बात करना, बताना जरूरी हो जाता है। क्लियर है बेटा? चलो ध्यान रखो अपना, और मेहनत करते रहो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। चलो तब तक के लिए, तो देखो बोरिंग है बट क्या करें, कुछ चैप्टर्स होते हैं ऐसे जो बोरिंग होते हैं, आगे के नहीं रहने